हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस डेरिवेशन का नाम है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना सीखेंगे। ठीक है, जो आपका ये चैप्टर है इसमें अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दो प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो अक्षीय स्थिति पर वीडियो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आज हम निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि निरक्षीय रेखा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या होगा, डेरिवेशन को करने से पहले हमें उसके चित्र को समझना होता है। ठीक है, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव हम एक लेते हैं, देखिए एक ये है, एक ये है। ठीक है, दो आवेश आपके पास हैं। ठीक है, दो आवेश हैं। अब देखिए ये दोनों जो हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। इस आवेश का नाम हम दे देते हैं -q। ठीक है, -q। इस आवेश का नाम देते हैं +q, क्योंकि आपको बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखिए दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी जो है वो 2l है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है 2l। ठीक है, अल्प दूरी पर स्थित है। अब देखिए इनके बीच मध्य बिंदु है, इनका मध्य बिंदु जो है O है। मध्य बिंदु जो है इसका वो O है। ठीक है, अब देखिए जब मध्य बिंदु हो गया तो -q से O, O के बीच की दूरी होगी l, और l से +q के बीच की दूरी होगी l। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु हो गया तो ये दो बराबर भागों में बढ़ गया 2l, तो हम l + l लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, इस O से r दूरी पर स्थित, इस O से r दूरी पर, देखिए r दूरी पर स्थित एक बिंदु है। यहाँ पर एक बिंदु है जो कि है P, उस बिंदु का नाम है P। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए हमें निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये AB के, इसको मान लेते हैं A, इस बिंदु को इसको मान लेते हैं B। तो ये AB के लंबवत, लंब अर्थक रेखा पर उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर, इनके बीच की दूरी कितनी है, O और P के बीच की दूरी r है। ठीक है, तो r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पर हमें निकालना है E, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए एक काम करते हैं हम यहाँ पर हम लोग इन दोनों को, इन लाइनों को मिला देते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब लगभग ये चित्र आपका बन चुका है। इसमें हमने किया क्या है समझिए, थोड़ा सा आपको समझना है। -q और +q दो आवेश हमने लिए, एक दूसरे से ये अल्प दूरी 2l पर स्थित थे। इनको हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, इनका मध्य बिंदु O है। अब मध्य बिंदु O से बिंदु P पर, मध्य बिंदु से O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है ऊपर की तरफ लंबवत। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब देखिए A से O के बीच की दूरी l है और O से B के बीच की दूरी l है। ठीक है, दोनों l हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना। अब देखिए यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न होंगी, एक आपका होगा ये और एक आपका होगा A। ठीक है, देखिए इसके लंबवत भी यहाँ पर भी उत्पन्न होंगी, लेकिन वो sin थीटा होगा, और नीचे भी। तो दोनों क्या होंगे, जो sin थीटा होंगे वो दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, समांतर जो होंगे वो दोनों AB के लंबवत घटक होंगे, वो परस्पर निरस्त हो जाएंगे। और ये जो होगा ये होगा आपका E1, ये क्या होगा E1 cos थीटा, क्योंकि ये एक एंगल बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको हम E1 cos थीटा लेंगे। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E2 cos थीटा हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि -q और +q के कारण ये उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। अब जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा। तो एक बार चित्र फिर से समझिए। हमने दो आवेश लिया जो कि अल्प दूरी पर स्थित हैं। ये
विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। ठीक है, इसका मध्य बिंदु ओ है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ए से ओ के बीच की दूरी स्मॉल एल है, ओ से बी के बीच की दूरी भी स्मॉल एल है। दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न होंगी, एक E1 cos थीटा, एक E2 cos थीटा। ठीक है, दोनों आवेश के कारण। अब देखिए हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, जिसमें माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू हम लोग लिखेंगे क्योंकि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। इतना ही हम लिखेंगे, लिखना तो और भी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम इतना ही लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा हमें लिखना नहीं है, डेरिवेशन को ध्यान से करना है। ठीक है, अब आगे आप और भी लिख सकते हैं कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हैं। ठीक है, अब बिंदु P की, अब देखिए इतना हमने लिखा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ निकालना है, हमें ये पता है, ठीक है, P और O की वैल्यू पता है R है, A और O की वैल्यू L है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये और P की वैल्यू क्या है, यानी कि A से माइनस क्यू से P के बीच की दूरी कितनी है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो इसको हमें निकालना होगा। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए इस प्रकार का एक त्रिभुज ये बन रहा है, इस प्रकार की एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक है PAO, एक है POB। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगाएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज PAO में। ठीक है, तो पहले हम PAO त्रिभुज को लेते हैं ताकि ये आपका ये निकल जाए, A और P के बीच की दूरी निकल जाए, तभी हम यहाँ पर कूलाम का नियम लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, देखिए ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है, तो लंब हमें पता है, आधार भी पता है, पर कर्ण नहीं पता है, तो उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय का, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। अब इसी से हम अभी कर्ण निकाल लेंगे। अब देखिए कर्ण आपका कितना है, यह है आपका कर्ण PA, तो हम लिखेंगे PA का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, लंब आपका है PO, तो PO का स्क्वायर लिखेंगे प्लस आधार कितना है OA का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए हम AOP यानी कि PAO इस त्रिभुज को अभी हमने लिया है। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसका वैल्यू निकल आएगा तो इसकी भी निकल आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे PA स्क्वायर इक्वल टू PO की वैल्यू कितनी है, PO की वैल्यू है आपकी स्मॉल r। ठीक है, तो स्मॉल r स्क्वायर प्लस OA की वैल्यू है L, तो L स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर इस स्क्वायर को हटाएं तो हम लिख सकते हैं PA इक्वल टू, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूल लग जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस त्रिभुज को लिया है PAO को, इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय को लगाया, PA की वैल्यू आपकी निकल आई, यानी कि अभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं PA की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, सही से आप लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इतना आपका आ गया। अब देखिए, अब हम जानते हैं यहाँ पर देखिए ये PAO, जो PA है आपका PA, ठीक है, वो उसकी वैल्यू PB के बराबर है। देखिए जितना PA है उतना ही PB है, तो हम इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, जितनी वैल्यू PA की हमने निकाली है वही वैल्यू PB की होगी, चाहे आप ज्ञात करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी आधार L है, लंब R है, तो आप निकालेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PA इक्वल टू PB इक्वल टू
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि पी ए इक्वल टू पी बी है और पी ए की वैल्यू हमने निकाली है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो वही पी बी की वही वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम अभी लगाएंगे। एक माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम रखेंगे। अब हमें ये भी पता चल चुका है कि पी और ए के बीच की दूरी कितनी है, अभी हमने निकाली है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो वही हम यहाँ पर रख देंगे। तो हम पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे E1 से, क्योंकि हमें प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के लिए निकालना है। तो प्लस क्यू को हम E1 मान लेते हैं, तो E1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के जो है आपका ये नियतांक है। ठीक है, के जो आपका है ये आपका परावैद्युतांक है। ठीक है, समझ में आया, इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/r स्क्वायर। ये कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा जब हमने निकाला था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/r स्क्वायर। तो Q हम यहाँ पर लिखेंगे। अब R की जगह जो दूरी आपको लेनी है वो क्या लेनी है, देखिए A और P के बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम आर स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q/r स्क्वायर होता है। तो आर के स्थान पर हमें क्या लिखना है, इस दूरी को लिखना है। ठीक है, समझ में आया। अब यही सेम आपका माइनस क्यू के कारण भी होगा, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब माइनस क्यू आवेश के कारण हमें निकालना है, तो E2 इसे लिख लेंगे, उसे E1 हमने लिखा, इसे E2 लिख देंगे। तो E2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी वही होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो समझ में आया। देखिए यहाँ पर जो पी बी के बीच की दूरी है वो भी वही है, तो हमें यहाँ पर इसको भी वही रखना है। ठीक है, तो समझ में आया। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर करना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, हम इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं जो प्लस की आवेश के कारण हमने निकाला था। E1 इक्वल टू, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/, देखिए जब किसी का हम अंडर रूट, मान लीजिए ये आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर अंडर रूट लगा है, इसका स्क्वायर है, तो किसी अंडर रूट वाली संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हम उसी को सेम लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट का अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको हम हटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर लगा है तो हम इसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर लगा है और वो अंडर रूट में है तो उसे हम सिंपली लिख सकते हैं। जैसे आपका लिखा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हमें स्क्वायर करना है तो हम स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये अंडर रूट आपका हट जाएगा, सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, यही हम यहाँ पर भी कर देंगे। तो देखिए इसको भी कर लेते हैं, तो E2 की वैल्यू भी यहीं पर हम निकाल लेते हैं साइड में। चलिए आगे निकालते हैं। तो देखिए E2 को भी हम लिख सकते हैं, E2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट था और उसके ऊपर स्क्वायर लगा था, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारा E1 और E2 आ चुका है। अब देखिए हम निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें E निकालना है तो हमें क्या करना है, E1 cos थीटा
प्लस E2 कॉस थीटा, जो हमारा E1 कॉस थीटा था चित्र में और E2 कॉस थीटा था, उन दोनों को ऐड कर देना है। आपका E जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकल आएगी। ठीक है, तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी है, सेम जो ऊपर लिखा है वही E1 की भी वैल्यू है, तो है आपका 1/4πε0K इंटू Q/r² प्लस L²। ठीक है, कॉस थीटा आपका ऐसे रहेगा और वही E2 की वैल्यू क्या है, वो भी सेम है 1/4πε0K इंटू Q/r² प्लस L² इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी चीज़ है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए 1/4πε0K इंटू Q/r² प्लस L² जो है वो इधर भी है और इधर भी है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1/4πε0K इंटू Q/r² प्लस L², इनको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों आपके बचेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, E इक्वल टू लिखेंगे 1/4πε0K इंटू Q/r² प्लस L² कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब एक और बात आती है कि कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक साइड में चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा इक्वल टू आप सबको पता होगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा तो साइन लाल बट्टा कक्का, एक आपने पढ़ा होगा लाल बट्टा कक्का, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण और टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, चित्र में देखिए, तो चलिए चित्र को देखते हैं। तो चित्र में देखेंगे तो देखिए आधार बटा कर्ण है, तो इसमें आधार क्या है, तो आधार आपको पता है ये वाला है, तो आधार की वैल्यू है L। ठीक है, अपान कर्ण कितना है, कर्ण ये वाला है, तो अंडर रूट r² प्लस L², तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी आई L/√r² प्लस L²। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार है L, कर्ण है अंडर√r² प्लस L², तो हम कॉस थीटा की वैल्यू ये अब रखेंगे। तो देखिए डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको ध्यान से समझना है। तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4πε0K इंटू 2, इस 2 को हम यहाँ पर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिख देंगे 2Q/r² प्लस L²। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू रख देनी है। अभी हमने निकाला है क्या, L/√r² प्लस L²। ठीक है, इसको हमने इतना भी वैल्यू इसकी फाइंड की है, ये देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, L/√r² प्लस L²। अब देखिए हमें क्या करना है, E इक्वल टू 1/4πε0K इंटू इस 2QL को हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L लिख सकते हैं। देखिए Q अलग कर दिया, 2L हमने अलग कर दिया, अपान r² प्लस L², और इसको हम लिख सकते हैं 1/√r² प्लस L² है, तो इसको हम लिख सकते हैं r² प्लस L² के पावर 1/2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं r² प्लस L² के पावर 1/2। समझ में आया, और इसका क्या होता है, इसके ऊपर तो 1 है ही। अब देखिए हम इसके घातों को जोड़ देंगे, क्योंकि जो ये है वो सेम है, तो घात हम जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं, E इक्वल टू 1/4πε0K इंटू, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू, क्योंकि P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, तो मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था तब। तो देखिए Q इंटू 2L के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं P, स्मॉल p, अपान इन घातों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 1 + 1/2। तो देखिए 2 + 1 यानी कि आपका हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा r² प्लस L² के ऊपर 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, E इक्वल टू, अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ऐसा कहा गया है कि जो L है, ठीक है, यदि
यल का मान आर की अपेक्षा बहुत कम हो, यानी कि कहा गया है कि L इज लेस देन आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो L इक्वल टू हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर L स्क्वायर जो है आपका वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये नगण्य माना जाएगा। तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू पी अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह पर हम 0 मान लेंगे तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर की पावर लिख देंगे 3/2। ठीक है, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, क्या होगा, ई इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू पी अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि जो आपका एल स्क्वायर है वो बहुत छोटा है, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 मान ली जाएगी। तो 0 हो जाएगा तो सिर्फ आपका अंदर आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इतना आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, ई इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू पी अपान, देखिए ये स्क्वायर और ये दो आपस में कट जाएंगे, आपका बचेगा आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आर इसके ऊपर 3/2 है, तो ये जो आर के ऊपर स्क्वायर है और ये जो 2 है आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो इतना आपका आ जाएगा। अब देखिए, अगर निर्वात अथवा वायु में है, निर्वात अथवा वायु, ठीक है, के लिए हम k की वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू हम 1 रख देंगे और आपका आ जाएगा 1/4πε0 इंटू पी अपान आर क्यूब। ठीक है, यही आपका होता है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो इतना आपका ये निकलेगा। तो यही है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इस प्रकार से हमने आपको बताया है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, लेकिन आपको समझना ही होगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ना आया हो तो 1-2 बार आप दोबारा देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं।